हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम आप लोगों को एक अपने करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चन है, एकदम अभी हाल ही के जो न्यूज हैं उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ नियुक्तियां हमारी चेंज हो चुकी हैं, कुछ लोगों का पद चेंज हुआ है, तो आइए उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी साथी इस वीडियो को देखिए, पहली बात तो पूरे अंत तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप बीच में से स्किप कर गए वीडियो तो आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम एक ऐसे कि चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पूरा डिटेल उसके बारे में बात करेंगे, शुरू से लेके अंत तक, अभी तक का जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। इस दौरान अगर आप वीडियो से बाहर हो जाएंगे तो चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो हमारे जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो चेंज हो चुके हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल, एजी। शॉर्ट रूप में हम एजी लिख दे रहे हैं। देखिए अटॉर्नी जनरल होता क्या है, कौन होते हैं अटॉर्नी जनरल, तो बता दें हम आप लोगों को। जो भारत का महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, ये कहिए सबसे बड़ा वकील, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। और अगर राज्य सरकार में बात किया जाए तो यह एडवोकेट जनरल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो भारत सरकार का यह सबसे बड़ा वकील होता है। और ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है कि जैसे जब चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकता है किसी को। अगर राष्ट्रपति बोला कि आपका 1 रुपया वेतन है तो इनको मंजूर है कि हाँ 1 रुपया वेतन है। राष्ट्रपति कहेंगे आपका कार्यकाल इतना दिन है तो आपको उतना दिन रहना, आपका कार्यकाल उतना दिन। मतलब राष्ट्रपति का कहिए एक तरह से जो भारत का महान्यायवादी है इनका माई बाप है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे कहेंगे वैसे इनको काम करना है। तो भारत का ये सबसे बड़ा वकील होते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो आइए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो सबसे पहली बात हम लोग किया जाता है कि जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनका उल्लेख आर्टिकल में किस संविधान में है इनका, तो आर्टिकल मतलब किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 76 में, अनुच्छेद नंबर 76 में हमारा उल्लेख है। किसका, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 76 में, 76 में। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस समय वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन थे, इस समय कौन हैं, तो इस समय वर्तमान में हमारे के वेणुगोपाल हैं। अब जो कि अपने पद से अब हट चुके हैं, के वेणुगोपाल। तो पहले लिख लिया जाए के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ये तो अभी तक हमारे ये थे अटॉर्नी जनरल, अभी तक थे। मतलब इनका कार्यकाल जो हो जाएगा, कार्यकाल 2022 तक था, 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था। अब ये अपने पद से हट चुके हैं, अब बने हैं हमारे उससे पहले कि जो अब बने हैं उसको बताने से पहले हम यह आप लोगों को इनके बारे में और बता दिया जाए कि जो यह भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे, यह 13वें नंबर के थे, थर्ड नंबर के जो थे, 13वें नंबर के क्या थे, महान्यायवादी थे। फिर इनका कार्यकाल 2017 से 22 तक था। अब बात कर लेते हैं के वेणुगोपाल जो है किसके स्थान पे आए थे, तो यह आए थे मुकुल रोहतगी, रोहतगी के स्थान पर आए थे, मुकुल रोहतगी के स्थान पर, मुकुल रोहतगी के स्थान पर कौन आए थे, तो के वेणुगोपाल आए थे। अब बात कर लिया जाए तो ये मुकुल रोहतगी हैं, ये कौन से नंबर के हुए, तो रोहतगी जो हैं यहाँ पे ये हुए 12वें नंबर के, 12वें नंबर के थे हमारे मुकुल रोहतगी। देखिए मुकुल रोहतगी के स्थान पर कौन आए हैं, के वेणुगोपाल। अब हम बात कर लेते हैं मुकुल रोहतगी कौन से नंबर के थे, तो मुकुल रोहतगी जो थे ये 12वें नंबर के थे,
12वें नंबर के थे मुकुल रोहतगी, 13 नंबर के वेणुगोपाल बने। अब लेकिन ये अपने पद से हट चुके हैं, तो अब बनेंगे 14वें नंबर के। तो 14वें नंबर के बने हैं हमारे महान्यायवादी, यहाँ पे हम लोग नोट कर लिया जाए, 14वें नंबर के बने हैं कौन, यही फिर वापस से बने हैं मुकुल रोहतगी जी जो थे, यही फिर वापस से बने हैं अगले भारत के महान्यायवादी। तो 14th नंबर के बने हैं मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी, मुकुल रोहतगी, ये हमारे बन चुके हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो देखिए हम बात कर रहे थे अटॉर्नी जनरल का, आर्टिकल हो गया 76। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल थे, अब ये अपने कार्य से हट गए, अपने पद से हट चुके हैं। तो इनके स्थान पे कौन आए हैं, मुकुल रोहतगी आए। कौन से नंबर के आए हैं, तो 14वें नंबर के बने हैं। और ये के वेणुगोपाल कौन से नंबर के थे, तो 13वें नंबर के थे। 13 नंबर के थे के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 2017 से 22 तक का कार्यकाल था। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि मुकुल रोहतगी जो है, सॉरी के वेणुगोपाल जो है, ये किसके स्थान पर आए थे, तो यह मुकुल रोहतगी के स्थान पर आए थे। लेकिन अब बात कर लिया जाए कि फिर वापस से मुकुल रोहतगी फिर वापस से भारत का महान्यायवादी बन चुके हैं, मतलब 14वें नंबर के फिर बने हैं मुकुल रोहतगी जी। रोहतगी जी का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पे इनका कार्यकाल था 2012 से 17 तक था, 2012 से 17 तक, मतलब 5 साल तक कार्यकाल यहाँ पे भी था। फिर 17 के बाद 22 में के वेणुगोपाल बने, और फिर अब वापस से 2022 से बनेंगे यह मुकुल 2022 में मुकुल रोहतगी जी का कार्यकाल फिर आ गए, मतलब ये फिर भारत के महान्यायवादी बने। मतलब कि देखिए पहले बात तो सबसे पहले में बात कर लिया था कि महान्यायवादी का आर्टिकल 76 हो गया, के वेणुगोपाल बने थे, उनके स्थान पे अब बने मुकुल रोहतगी। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किस महान्यायवादी का है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है, सबसे लंबा कार्यकाल भारत में अभी तक किस महान्यायवादी का है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले महान्यायवादी कौन थे, मतलब कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे शीतलवाड़, शीतलवाड़ जी जो थे ये फर्स्ट क्या नाम है हमारे अटॉर्नी जनरल थे, भारत के महान्यायवादी। लेकिन शीतलवाड़, और इनके बारे में बात कर लेते हैं, तो इनका मैक्सिमम कार्यकाल था, मतलब सबसे ज्यादा बार यही कार्यकाल है इनका, मैक्सिमम कार्यकाल इन्हीं का था। कार्यकाल या कहिए सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, किसका, शीतलवाड़ जी का। मैक्सिमम कार्यकाल या सबसे लंबा, यहाँ नोट कर लीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था। फर्स्ट शीतलवाड़ भी थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी था अटॉर्नी जनरल इन्हीं का, जो शीतलवाड़ है। तो ये तो हमारे भारत के महान्यायवादी के रूप में अटॉर्नी जनरल बने हैं इस समय मुकुल रोहतगी। अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चेंज हो चुके हैं, जो कि हम आपको वीडियो में जरूर बता चुके हैं। एक हम लोग पिछली वीडियो बनाए हैं जिसमें कि भारत के और भी बाकी नियुक्तियों के बारे में बात की है, तो हम एक बार फिर से बात आपको रिवाइज करवा देते हैं कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वह इस समय बने हैं, पहले तो एन वी रमन्ना थे लेकिन अब वो हट चुके हैं, एन वी रमन्ना की जगह अब आए यू ललित बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं, 49वें नंबर के बने हैं। एन वी रमन्ना हमारे 48वें नंबर के थे, 49वें नंबर के यू ललित बने, उनका पूरा नाम उदय उमेश ललित है। फिर इनका भी कार्यकाल 75 दिन तक का मात्र है। 75 दिन बाद फिर अगले हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, चंद्रचूड़ बनेंगे 50वें, वाई वी चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है, जो कि 50वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। और अब बात कर लिया जाता है कि भारत में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया थे। तो ये तो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, और अटॉर्नी जनरल के बारे में बात कर लिए। आइए हम अगली बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में एशिया कप मैच बीत गया, एशिया कप मैच जीत चुके हैं, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एशिया कप कौन जीता कौन हारा, पूरी उसके बारे में सब डिटेल बताते हैं आपको। एशिया कप 2022 एशिया कप, एशिया कप अभी हाल ही में हुआ है और ये संपन्न भी हो चुका है। तो हम बात कर लेते हैं एशिया कप सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो यह सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था 1984 में, मतलब यह स्टार्ट हुआ है 1984 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक, पहली बार ये स्टार्ट हुआ था।
अब बात कर लेते हैं कि इस समय विजेता कौन थे इसके। फर्स्ट बार विजेता कौन थे? तो फर्स्ट बार विजेता जो इंडिया थे अपने, फर्स्ट बार विजेता इंडिया। देखिए एशिया कप स्टार्ट कब से हुआ था? तो 1984 से स्टार्ट हुआ। पहली बार विजेता कौन हुआ? इंडिया जीता था। अब 2022 में जो एशिया कप हुआ है यह होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में जो इस समय स्थिति सही नहीं है, इसके वजह से ये यहाँ नहीं हुआ, इसके वजह से ये दुबई में हुआ है, यूएई में। तो इसको भी नोट कर लिया जाए। चलिए कि यह 2022 में जो था ये श्रीलंका में होने वाला था, श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन यूएई में हुआ। लेकिन थोड़ा शार्ट में हम लिख रहे हैं कि लेकिन यूएई संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे श्रीलंका की इस समय आर्थिक स्थिति सही नहीं है, श्रीलंका इस समय आपातकाल लगा हुआ है, तो वो हमारा वहां नहीं हुआ श्रीलंका में, और ये हुआ है दुबई में। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 2022 में कौन इसका विजेता बने हैं। तो 2022 में ये फाइनल मैच, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि फाइनल मैच जो हुआ है यह श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फाइनल मैच जो हुआ है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को PAK लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान लिख लीजिए, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। ठीक, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ है। ठीक, और ये हुआ कहाँ है? तो दुबई में हुआ है, यूएई में हुआ है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका इस मैच को जीत चुका है पाकिस्तान को हरा के। तो अब बात कर लेते हैं श्रीलंका जो है ये कितने रन से जीता है। तो श्रीलंका 23 रन से जीत चुका है इस मैच को, 23 रन से विजेता बने हैं। 23 रन से विजेता कौन बनी है टीम? तो श्रीलंका बनी है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की टीम में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है, मैन ऑफ द सीरीज इस मैच में किसे मिला है? श्रीलंका के मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला? तो यह खिलाड़ी है हसरंगा, इनको मिला है, हसरंगा खिलाड़ी हैं, इनको मिला है मैन ऑफ द सीरीज इस मैच का। देखिए एशिया कप के बारे में अभी और जानकारी बता दें। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ है, 23 रन से विजेता हुआ है, और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो हसरंगा को मिला है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका कितनी बार जीता है और इस एशिया कप को सर्वाधिक बार कौन जीता है। तो एशिया कप को सर्वाधिक बार इंडिया जीता है, अपना सर्वाधिक बार विजेता है, यहाँ नोट कर लीजिए, सर्वाधिक बार विजेता है, सर्वाधिक बार विजेता कौन है? तो यह है इंडिया। कितनी बार? तो 7 बार जीता है, सर्वाधिक बार विजेता। और कितनी बार? तो 7 नंबर है, 7 बार है, मतलब कि इंडिया जीत चुका है इस मैच को। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका 6 बार इस मैच को जीता है, श्रीलंका 6 बार, यहाँ नोट कर लीजिए, श्रीलंका इस मैच को लेके 6वीं बार था, 6 बार इस मैच को जीत चुका है, 6 बार श्रीलंका जीता है। ठीक, तो सर्वाधिक बार हमारा कौन जीता है? इंडिया जीता है और श्रीलंका जीत चुके हैं। आइए एक बार फिर से बात कर लेते हैं, एशिया कप स्टार्ट कब से हुआ था? 1984 से हुआ था। पहली बार विजेता कौन है? पहली बार सबसे पहला ये इंडिया मैच इसको जीते थे, इंडिया जीते थे। और ये 2022 में जो होने वाला था, यह होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में कुछ स्थिति सही नहीं होने के कारण यह मैच यूएई में हुआ है, यूएई में हुआ। और फाइनल मैच जो है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ है। श्रीलंका इस मैच को जीत चुका है, कितने रन से जीता? 23 रन से जीते हैं। और मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? सॉरी, मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो यह हसरंगा है। और यह सर्वाधिक बार एशिया कप को जीतने वाली टीम अपनी इंडिया है, 7 बार जीती है, और श्रीलंका इसको 6 बार जीता है। तो यह तो हमारा रहा एशिया कप से संबंधित जानकारी। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए आज हम और कुछ बातों की बात कर लिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अभी हाल ही में हुआ, नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं हम, नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागा मिर्च महोत्सव, नागा मिर्च महोत्सव
देखिए। और हाँ दोस्तों देखिए, ये सब जितने पॉइंट हम बता रहे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप एक शॉर्ट नोट के तौर पे हम बस बता रहे हैं आप लोगों को, पूरा नोट्स में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये शॉर्ट नोट पे एकदम बता रहे हैं कि अभी हाल ही में नागा मिर्च महोत्सव है, तो ये मनाया कहाँ गया, तो ये नागालैंड में मनाया गया। नाम से ही संपर्क क्लियर है कि नागा महोत्सव। तो देखिएगा ऑप्शन में जिसमें भी नागा नगर मतलब नागालैंड में रहता है, तो यह मनाया गया नागालैंड में। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड में भी कोहिमा जगह है वहां पे, कोहिमा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नागा मिर्च महोत्सव। अब इसी को नागा मिर्च का जीआई टैग भी नागालैंड को मिला है, मतलब इसका अन्य नाम भी पहले नोट कर लिया जाए, इसका हमको अन्य नाम है, मतलब इसको और क्या बोला जाता है, इसका अन्य नाम है किंग चिली। किंग चिली के भी नाम से इसको बोला जाता है, किंग चिली। किंग मतलब होता है कि राजा, तो किंग चिली। और यह देखिए दोस्तों, बहुत ही तीखी मिर्च है, यह पूरे दुनिया की बहुत ही तीखी मिर्च है। नागा मिर्च जो है बहुत तीखी मिर्च है, इसका जीआई टैग भी इसी को मिला है नागालैंड को। तो लिख लिया जाए कि नागा मिर्च का जीआई टैग, नागा मिर्च का जीआई टैग किसके पास है, तो यह है हमारा इसी के पास, नागालैंड के पास, नागालैंड के पास। और अगला बात कर लिया जाए, इसी के पास एक और है, खीरा का भी जीआई टैग इसी के पास है। खीरा का भी जीआई टैग, खीरा का जीआई टैग नागालैंड के पास ही है। खीरा का जीआई टैग नागालैंड के पास है। अगला आते हैं तेजपुर का लीची। तेजपुर की लीची किसके पास है, तो असम का जीआई, तेजपुर की लीची का जीआई टैग किसके पास है, तो असम के पास है। तेजपुर की लीची, तेजपुर की लीची का जीआई टैग भी, तेजपुर की लीची इसका जीआई टैग किसके पास है, तो जीआई टैग इसका असम के पास है। और हाँ, एक और हम इसके पहले आप लोगों को एक और बता चुके हैं, मखाना लावा का जीआई टैग भी मिला है अभी हाल ही में बिहार को, तो इसको भी नोट कर लिया जाए। मखाना लावा, मखाना लावा का जीआई टैग मिला है बिहार में, बिहार को क्या नाम है, मखाना लावा जीआई टैग मिला है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरह, फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आइए बात हम लोग कर लें कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम फाल्गु नदी में बिहार में, इसे गया जी नाम से भी जानते हैं। जो ये रबर डैम बना है इसे गया जी के नाम से, गया जी बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि इसे गया जी बांध के नाम से जाना जाता है, गया जी बांध के नाम से जाना जाता है, गया जी के बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक, मतलब कि यह हो गया सबसे बड़ा रबर डैम, तो फाल्गु नदी पर है बिहार में, और इसे गया जी के बांध के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अब यही बात करेगा कि अगर रबर डैम जो है, रबर डैम भारत में पहली बार कब बना था और कहां बना था, तो भारत का पहला जो है, भारत का पहला आंध्र प्रदेश में था। फर्स्ट जो है आंध्र प्रदेश में बना था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में झांझावती नदी पे, झांझावती नदी पे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं और कुछ इसी से जुड़ी संबंधित बांध है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर बोले जाए कि आसवान बांध, आसवान बांध जो है ये किस नदी पे है और कहाँ है, तो आसवान बांध, आसवान बांध अगर बोलेगा तो यह हो गया हमारा नील नदी पे, नील नदी पे है और मिस्र में, नील नदी मिस्र में। ठीक, जैसे कि आसवान बांध। अब यही अगला अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध यह जो है हमारा कर्नाटक में, और किस नदी पे है, तो यह कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। फिर इसके बाद मैटूर बांध एक होता है। अब अलमाटी बांध हो गया कावेरी नदी पे, मैटूर बांध, मैटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पे और तमिलनाडु, कावेरी नदी तमिलनाडु में है।
ये कृष्णा नदी पे है, जो ये अलमाटी बांध है इसको कृष्णा नदी नोट कर लिया जाए, क्योंकि कावेरी नदी तमिलनाडु में, तो ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पे। ठीक, देखिए आसमान बांध नील नदी मिस्र में, अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। तो इस तरह से यह बांध कुछ संबंधित है। फिर आइए अगला हम लोग बात कर लेते हैं, अगली कुछ जानकारी और बता दें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम बताएं आप लोगों को, जो कि करंट अफेयर्स की जानकारी थी। ठीक, और करंट अफेयर्स का बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहिए ये एग्जाम के थ्रू, क्योंकि एग्जाम अब हमारा हाल ही में पेट का होने वाला है अक्टूबर में। तो जितने भी साथियों का, जो भी साथी पेट का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो एकदम ये कहिए रामबाण सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितना चेंजेज हो रहे हैं, चेंज का ही आजकल ज्यादा एग्जाम में पुट कर रहा है। अभी हाल ही में देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इसमें ज्यादा मात्रा में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डाल रहे हैं, और करंट अफेयर्स का भी मार्च अप्रैल मई यहाँ तक कि अगस्त का भी कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पुट कर रहा है, तो हम लोगों को पेट के एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, देखिए आज पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।